द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ गाजियाबाद इंडिया से मौजूद हैं समीर गुप्ता जी। ये एक इंटेलेक्चुअल हैं और सीईओ हैं दो सॉफ्टवेयर कंपनीज के। पिछले दिनों फेसबुक पे मैंने आपकी एक पोस्ट देखी जिसमें आपने कहा कि आप तौबा तायब हो रहे हैं पीस एक्टिविज्म से। आप 13 साल तक पीस एक्टिविस्ट रहे और आप इतने मायूस हुए हैं कि आपने कहा कि यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ अ पीस एक्टिविस्ट। तो इस डिसअपॉइंटमेंट की, इस मायूसी की क्या वजह बनी? थैंक यू शकील साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। 13 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी क्योंकि कुछ पाकिस्तानी थे जिन्होंने जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, और उन्होंने काफ़ी एक सिंपैथेटिक व्यू रखा जब जो मेरा गुस्सा था, चाहे मुंबई 2008 को लेके था या जो बाकी चीज़ें चल रही थी। और मुझे लगा कि इतने सालों में बहुत सारे पाकिस्तानी से मिला कि ये लोग हैं जो समझते हैं बात को, और उनके उनके लिए ना कुछ स्टेक पे है पीस के लिए। और उसके अगले कई सालों में मैंने जो पर्सनली देखा कि पाकिस्तानी जनरली ज़्यादा पॉजिटिव रहे पीस को लेकर। और मतलब करीब 13 साल तक मैं काफ़ी होपफुल था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले करीब 1.5 महीने में जो पहले पहलगाम में अटैक हुआ, फिर उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशंस जो इंडिया ने किया, और उसके आसपास मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसएंचांटेड, डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ दोनों तरफ से। इंडिया में भी बहुत सारे लोग जिनको मैं सोचता था कि लोग सेन हैं, ये लोग समझदार लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग, सेलिब्रेटिंग, या उनके स्टेटमेंट्स बड़े नेगेटिव रहे हैं। और पाकिस्तान में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। लोग, मेरे को लगता था कि मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि मुझे लगता था कि बहुत ही सेंसिबल लोग हैं, और देयर इज ऑलमोस्ट अ कलेक्टिव साइकोसिस गोइंग ऑन फॉर द एंटायर कंट्री, कि जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से जो उनकी कमेंट्री हो रही है, तो एक एक डिनायल में है पूरा मुल्क अबाउट द रियलिटी ऑफ वेयर पाकिस्तान इज राइट नाउ, एंड डिनायल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो आपने नजम सेठी जैसे जो लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट किया होगा। तो अब जो है उनका जो रवैया है, मुझे खुद भी बड़ी हैरत हुई, मायूसी हुई कि उन्होंने ये कहा कि पहलगाम जो था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो क्योंकि पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बल्कि शायद सभी ये कह रहे हैं कि जी पहलगाम वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और साथ ये भी कहते हैं जी इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी। तो मेरे ज़हन में भी ये क्वेश्चन आता है एज अ फेयर माइंडेड ह्यूमन बीइंग कि भाई आप क्या एविडेंस दे रहे हैं इस बात की कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? इंडिया भी एविडेंस नहीं दे रहा, आप भी नहीं दे रहे, तो हाउ जी, कम यू आर मोर क्रेडिबल देन इंडिया? शकील साहब, मैं इसमें दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। देखिए, क्रेडिबिलिटी, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नहीं है क्रेडिबिलिटी। आज तक कई बार पाकिस्तान ने डिनाई किया है, हर तरीके से डिनाई किया है इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में, और बार बार वो गलत पाया गया। आप बात करते हैं एविडेंस की, इंडिया ने एविडेंस देने की। पिछली बार जब इंडिया ने एविडेंस दिया था 2008 में मुंबई के बाद, बड़ा डिटेल्ड एविडेंस था। आपके तारिक खोसा साहब जो डायरेक्टर जनरल थे एफआईए के, रिटायर्ड, उन्होंने बाकायदा उसको इंक्वायर किया था, और उन्होंने डॉन आपके अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा था कि वो उनको जगह जगह पे उनको रोका गया, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी करनी दी गई, और उन्होंने बोला कि इंडिया ने बहुत अच्छी एविडेंस दी है। तो उस एक्सपीरियंस के बाद इंडियन साइड जो है वो बिल्कुल भी मतलब इस मन में नहीं है कि वो किसी भी तरीके की कोई एविडेंस पाकिस्तान से शेयर करो, कि जब भी एविडेंस शेयर करते हैं तो आपके सोर्सेज पता चल जाते हैं, आपके एविडेंस कलेक्ट करने के तरीके पता चल जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया ऑब्वियसली एविडेंस नहीं देगा पाकिस्तान को, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि पिछली बार का या उससे पहले का ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि 2008 में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में गया था। और वो ग्रे लिस्ट में क्यों गया था? क्योंकि बहुत सारी एविडेंस थी ओवर द ईयर्स जो पूरी दुनिया के पास,
और करीब 14 साल पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में था, 2008 से लेकर 2022 के बीच में। और मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो इस बात को समझते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था पाकिस्तान इकोनॉमी को विज़ावी द अदर सिमिलर कंट्रीज। 2008 में पाकिस्तान की जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से 10% ज़्यादा थी। 2022 में 14 साल बाद इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 60% मोर थी पाकिस्तान के मुकाबले। और अगर आप ये इंडिया से कंपैरिजन करें, अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो सिमिलर नंबर्स हैं। पाकिस्तान is a globally known country that has been a terror haven and has been punished for many years। ठीक है, तो हम क्रेडिबिलिटी की बात नहीं करें, हम बात करते हैं फॉल्स फ्लैग की। मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी समझ है, कि चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो सकते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए आपको एक बहुत बड़े स्केल पे कंस्पायर करना पड़ता है। दूसरी चीज, मैं नहीं मानता कि कोई भी पाकिस्तानी इस बात को मान सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग कर सकती है। मतलब वो बहुत ही रिडिकुलस सी चीज है, ना ही वो इंडिया में हो सकता है। ठीक है, हम नस्ल तो एक ही है ना। तो फॉल्स फ्लैग एक बहुत ही हम हिंदी का एक शब्द होता है हास्यास्पद, मतलब जिसपे हम हंस सकते हैं, वो वाली थियरी है। बाकी तो ठीक है, किसी को कोई कन्विंस नहीं कर सकता भाई। अगर पाकिस्तान में कलेक्टिवली आप जो है एक बुलावे में रहना चाहते हैं और इंडिया को ब्लेम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान है। आज तक भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और आगे भी नुकसान होगा। मैं आपकी बात, आपके सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन उसके आगे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। और मैं वो इंसान हूँ जो कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पसंद करने वाला इंसान हूँ। मैं पिछले 13 साल में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, पूरी दुनिया से लड़ता आया हूँ कि पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2019 में जब पाकिस्तान डे हुआ था 23 मार्च को, तो मुझे इनवाइट किया गया था आपके हाई कमीशन ने, और मुझे मालूम था कि मुझे ट्रैक किया जाएगा। तब भी मैं गया था अब पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करने के लिए। बाहर जो भी हमारे यहाँ के इंटेलिजेंस वाले थे उन्होंने मेरा आधार कार्ड की कॉपी लिया, पर मैं वो खड़ा था उस रिस्क को लेने के लिए, क्योंकि मैं विश्वास करता था कि पाकिस्तान में लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं आज भी बोलता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा प्यार करने वाले, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन लोगों में और स्टेट में बड़ा अंतर है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि पिछले 1.5-2 महीने में स्टेट ने कन्विंस कर दिया है पूरे पाकिस्तान को कि समहाउ ये, या तो ये फॉल्स फ्लैग है, और फॉल्स फ्लैग नहीं भी है तो भी ये सब मोदी का किया हुआ है। और ये जो लोग गुस्सा है इंडिया में, जितना गुस्सा इस वक्त भरा हुआ है इस वक्त इंडिया में, जितनी नफरत इस वक्त इंडिया में भरी हुई है, वो मोदी की फैलाई हुई है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आप बोलते हैं मोदी को कि वो गोधरा का बुचर है। मोदी 2022 में जब गोधरा का इंसिडेंट हुआ था, तब से लेकर आज तक इंडिया में कम से कम 9,000 लोग टेररिस्ट इंसिडेंट्स में मारे जा चुके हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ने किया है, वो मोदी ने नहीं किया है। ठीक है, वो चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, हम बोलते हैं मोदी को। आपको पता है आपके कंट्री का सबसे ज्यादा नुकसान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। वो गए, उन्होंने ग्लोबल कैंपेनिंग की, 14 साल आप लोग एफएटीएफ में रहे। बाय सम एस्टिमेट्स पाकिस्तान लॉस्ट अबाउट $45 बिलियन आउट ऑफ बीइंग ऑन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट फॉर 14 years। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, हर इवन अटल बिहारी वाजपेयी इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, आई नो। एंड आई डोंट नो, अगर आपको याद होगा कि जब इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो ऑपरेशन पराक्रम किया था उन्होंने। कई महीनों तक हमारी जो फौज है वो बॉर्डर पे रही, राइट। और वो उनको बड़ा लालच रहा कि वो बॉर्डर क्रॉस कर दें और अटैक कर दें, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा इंसान जो कि इतना मोहब्बत, प्यार मोहब्बत लेके गया था, अगर वो भी इस तरीके के एक्शन ले सकता है, तो आप समझें कि वो गुस्सा जो है वो जेन्युइन है। और वो गुस्सा, ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, राइट। हमारे यहाँ पे बिल्कुल चाहे वो बीजेपी ने लोगों को कैंपेन किया हुआ है और वो
पाकिस्तान के खिलाफ वो बाकायदा प्रोपागेंडा है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा भड़काया है लोगों को, लेकिन मीडिया ने जो भड़काया है वो किसी कारण से लोग भड़के हैं ना, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे आग नहीं है, उस धुएं के पीछे आग भी है। वो वाकई में जब जब जिस मुल्क में 9,000 लोग मर जाएंगे टेररिस्ट इंसिडेंट में, और जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो है आपके पड़ोसी मुल्क से आएंगे, तो लोगों को गुस्सा आएगा। मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, मैं हम्म, एक इंडियन पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको। 1997 में एक गुजराल डॉक्ट्रिन आया था। हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे आई के गुजराल साहब। उन्होंने बड़े पब्लिकली उन्होंने बोला था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जितने कोवर्ट ऑपरेशन हैं पाकिस्तान में वो सब बंद कर दिए हैं। उस वक्त दो ग्रुप से पाकिस्तान में रॉ के, और दोनों के कोवर्ट ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। और ऐसा अजम्पशन, और हमें पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में भी वो रिवाइव नहीं हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी वो रिवाइव नहीं हुए थे। शायद वो रिवाइव हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। लेकिन अगर हम उसको हटा भी दें तो 17 साल तक एक तरफ से टेररिस्ट अटैक्स चल रहे थे, ठीक है, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। मुंबई 2008 के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और अब तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, और उस गुस्से के कारण है, वाजिब कारण है। मैंने ये बात इंडिया का पर्सपेक्टिव रखा है, मैं पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी लिख सकता हूँ कि इंडिया ने भी, मतलब हमने भी, हम कोई दूध के धुले नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से मीडिया ने जो रोल अदा किया है गुस्सा और नफरत फैलाने का, हमारे यहाँ जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान को लेके जो नफरत फैलाई जाती है, और पाकिस्तान को मुसलमान के बराबर में वो रख दिया जाता है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस चीज़ को बकायदा भुनाया है, और वो बहुत गलत किया। और मैं ये भी बोलता हूँ कि हमें जो भी हम क्लेम करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वो भी एक्शन गलत था। हमें एंगेज करना चाहिए था, हमें कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए थी पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ, और उसको इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था। मैं बहुत क्रिटिकल हूँ इंडिया की अप्रोच का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया की मीडिया का, लेकिन वो तो मैं सालों से बोलता आ रहा हूँ। लेकिन आज मैं वो बोल रहा हूँ जो कि मैं बहुत समय से नहीं बोला था, कि जो पाकिस्तान के लोग नहीं समझते हैं कि जो आपकी एजेंसीज, आपके एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया में करवा रहे हैं, वो मौका दे रही है राइट विंग पॉलिटिशियंस को इंडिया में उस चीज को एक्सप्लॉइट करने का, लोगों को भड़काने का। आपने कहा कि इंगेज करना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो जो लोग इस पॉलिसी के मुखालिफ हैं वो ये कहेंगे कि जी इस एंगेजमेंट का कभी कोई नतीजा नहीं निकला। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू जी, देम? ये बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये एक सवाल है जिसके बारे में हम कई सालों से बात करते आ रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारे लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। एक फंडामेंटल फ्लॉ रहा है हमारे पाकिस्तान की एंगेजमेंट पॉलिसी में, कि हमें ना एक एक मॉरल सुपीरियॉरिटी है, ठीक है। हमें लगता है कि पाकिस्तान में आर्मी ने कब्जा कर रखा है, और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, तो इस बात का बड़ा हमें एरोगेंस है। तो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में आर्मी कंट्रोल कर रही है, ठीक है, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट है। फिर भी हम अभी तक इंगेज करते आ रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट के साथ। चाहे वाजपेयी ने इंगेज किया नवाज शरीफ के साथ, या दोबारा मोदी जी ने इंगेज किया नवाज शरीफ के साथ, या बीच में आपके वो प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजी थी जिस वक्त ये मुंबई 2008 का हादसा हुआ था, उस वक्त आपकी एक डेलीगेशन इंडिया आई हुई थी। सिविलियंस के पास पावर नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान में जो आपकी आर्मी है उसको ये चीज़ पसंद नहीं है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की सिविलियन से। मुशर्रफ साहब इंडिया आए थे, आगरा में बैठे थे, उन्होंने बोला था, उन्होंने कुछ प्रपोजल भी दिए थे, पर हमने ये बोल के उसको नई डील को क्लोज किया कि हम पाकिस्तान की आर्मी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे हिसाब से हमें कहीं पे बैठ के और
अपनी एरोगेंस छोड़ के और नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो कश्मीर ये वो सब सब ना सिर्फ ऊपर ऊपरी चीज़ है। अंडरनीथ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अ, मुझे लगता है कि वो भी एंगेज करना चाहती है, वो भी बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए और उनसे रिस्पेक्टफुली नेगोशिएट किया जाए। बहरहाल वो जो बोट है वो सेल कर चुकी है। फिलहाल के लिए अभी इस वक्त तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। इंडिया में बहुत गुस्सा है और पाकिस्तान में गुस्सा है कि इंडिया में गुस्सा क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग जैसे मैंने बोला कि आप रियलिटी में नहीं जी रहे हैं। आप पता नहीं क्या किस उसमें हैं कि हम कि जी हम जो है हमें चाइना ने हेल्प कर दी, हम मिलिट्री ये हो जाएंगे। इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है आपकी इकॉनमी से। इंडिया अफोर्ड कर सकती है वो आर्म्स परचेज करना। अ, आप कंपैरेटिवली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी, अगर मैं देखूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, अगर मैं सब सहारन अफ्रीका को निकाल दूं तो सिर्फ दो मुल्क हैं दुनिया में जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग पाकिस्तान से नीचे है, एक अफगानिस्तान और एक यमन। और ये मैं बड़े दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ और मैं उन लोगों को हर्ट करूँगा जो कि मेरे दोस्त हैं जिनको मैं बहुत चाहता हूँ, पर पाकिस्तान का भला चाहने वाला इंसान बोल रही है। मैं कोई आपसे गुस्से में या नफरत में या एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान का एक खैरख्वाह होते हुए बोल रहा हूँ कि आपके मुल्क बहुत पिछड़ चुका है दुनिया से पिछले 16-17 सालों में। उस पे फोकस कीजिए और उस पे फोकस करने के लिए ये जो पागलपन है, दोनों साइड पागलपन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़े बिना तरक्की नहीं कर सकते हैं। इंडिया का भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं पर्सनली जानता हूँ कंपनीज को जहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने इंडिया में आने को या इन्वेस्टमेंट्स को रोका हुआ है। आज के समय में दुनिया के जो हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो अगर आप देखें चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। दुनिया की जीडीपी का 13% चाइना मैन्युफैक्चरिंग है, 70% से ऊपर सर्विसेज है। दुनिया के 55% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जो सर्विसेज के जो मेगा सेंटर्स हैं, जो आपके फॉर्च्यून 500 कंपनी खोले, वो इंडिया में हैं। ठीक है, इस डेकेड के एंड तक 70% of all global capability centers will be in India, right? We have the opportunity to do in services what China has done in manufacturing. लेकिन ये जो पाकिस्तान से हम जो झगड़ रहे हैं, ये जो मोदी जी भाषण में जो बोल रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। हमारी जो एम्बिशन है हम उसे रियलाइज नहीं कर पाएंगे। दोनों मुल्कों का नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है, इंडिया का भी नुकसान है। इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मेरा, हम हिंदी में बोलते हैं मोह भ्रम, क्या वो हो गया है, मेरा खत्म हो गया। मतलब मैं होप छोड़ चुका हूँ कि इस वक्त स्पेशली पिछले पहलगाम में देखते हुए, इंडियन साइड में तो मेरे को पहले भी प्रोपागेंडा दिखता था, लेकिन पाकिस्तानी साइड में जो मैं देख रहा हूँ पहलगाम के टाइम में, जो मतलब बिल्कुल हंसने वाली बातें हैं कि फॉल्स फ्लैग हो गया, कि मोदी की वजह से लोग नफरत कर रहे हैं। वो अगर आप बोलते हैं तो आप असलियत को नहीं पकड़ना चाह रहे हैं। असलियत ये है कि आपके मुल्क के पनाह दिए हुए लोग इंडिया में टेररिज्म कर रहे हैं और उसको रोकना होगा। आपने कहा कि दोनों तरफ पागलपन है और दोनों को छोड़ना होगा, तो बहुत से लोग इंडिया में ये कहेंगे कि इंडिया का कौन सा पागलपन है जो उनको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, हमारा तो सबसे पहला जो पागलपन है वो है ये जो हम वॉर कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्शन जितवाता है। 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो जो सर्वेस थे उसके हिसाब से मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो वापस आना मुश्किल हो रहा था।
लग रहा था कि मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। पुलवामा के टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब वो चाहे डिमोनेटाइजेशन के बाद की प्रॉब्लम थी या जीएसटी की बात प्रॉब्लम थी, इट वाज अ वेरी टफ पॉलिटिकल सिचुएशन। जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ एंड उसके बाद उन्होंने फरवरी, मैं डेट भूल गया, 26 से 28 फरवरी को वो अटैक करा था। वो इमीडिएटली मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी एंड ही केम टू पावर। एंड पाकिस्तान वाले लोग बोलते हैं कि मोदी ने इंडिया वालों का वो घुमा दिया। भाई अगर पुलवामा नहीं होता तो मोदी वुड हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट द इलेक्शन बैक देन। जो पुलवामा वाज द रीजन मोदी वन दैट इलेक्शन। ठीक है, और आज भी अगर अगर आज भी बिहार में इलेक्शन जीत जाएंगे, वो इस वजह से जीतेंगे क्योंकि पहलगाम की वजह से जो है वो ऐसा होता है, जहां भी आप जब वॉर होती है ना तो लोग राइट विंग को पकड़ते हैं। ठीक है, वो जो माचो लीडर्स होते हैं, माचो लीडर्स को पकड़ते हैं, एंड मोदी हैज एन इमेज ऑफ बीइंग अ माचो लीडर, सो पीपल विल गो विद अ माचो लीडर, राइट विंग लीडर as opposed to somebody who's a bit more soft. हमारे यहाँ तो इसको इलेक्शन के साथ ही लिंक किया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, और इस वजह से फॉल्स फ्लैग किया गया कि बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं। तो मैंने जो देखा, बिहार के इलेक्शन तो अक्टूबर नवंबर में है, तो इतना अरसा पहले जो है फॉल्स फ्लैग करना तो तो फ्लाइट तो मतलब बहुत ही मतलब बेवकूफी की बात है। मतलब बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग क्यों कराएंगे भाई? मतलब वो, अगर आप ये बोलते हैं तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं है, आप पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है, आप हिंदुस्तान को समझते ही नहीं है। मतलब मैंने कुछ बड़े कमेंटेटर का आपने नाम लिया था, मैं उनका नाम नहीं दोहराने लेना चाहता हूँ, कि जो बहुत समझदार लोग हैं पाकिस्तान में, बड़े समझदार लोगों ने ये बात बोली कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आई एम लाइक कि कम ऑन, आपको मालूम है, आप इंडिया ट्रैवल किया है, आपने इंडियंस के साथ काम किया है, आप ये कैसे कह सकते हैं फॉल्स फ्लैग? आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं मान ही नहीं सकता पाकिस्तान की आर्मी फॉल्स फ्लैग कर सकती है। इंडियन आर्मी फॉल्स फ्लैग कैसे कर देगी यार? कैसे अलाउ कर देंगे? इतने लोग कॉन्स्पिरेसी में जुड़ जाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो, आप, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग किस वजह से कह रहे हैं, कि इस वजह से कह रहे हैं कि उनको अपने आर्मी को, अपने एस्टैब्लिशमेंट को खुश करना है। आपने जाके वो क्या, वो 4 स्टार जनरल बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया, किस बात के लिए बना दिया पता नहीं। वो आपने तलवे चाटने हैं आर्मी के, सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से आपके पॉलिटिशियंस या एनालिस्ट जो है उस वजह से उस चीज को बोल रहे हैं। उसकी कोई तुक ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉनसेंसिकल है। आप जानते ही नहीं इंडिया को अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो। और जो लोग बोल रहे हैं वो जानते हैं इंडिया को, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो गुप्ता जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रोबेबली ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, जो ये कहती है कि इवन 9/11 वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जी और सेठी साहब ने, नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि जी 9/11 भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जी और मैं सुन रहा था कि एक दफा वो ये भी कह रहे थे कि जो हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को, वो भी फॉल्स जी फ्लैग ऑपरेशन था। सो जी देयर इज नो लिमिट टू दिस। तो देयर हर इज नो चीज लिमिट टू दुनिया दिस में जो हो मैडनेस। रही है, जी जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही हैं। हाँ, वो मैं उसका एक चीज बताना चाहता हूँ शकील साहब। मैं थोड़ा सा लंबा जवाब देना चाहता हूँ आपकी बात का। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक ना एक बहुत ही अच्छी एक चीज है इस्लाम में, वो है उम्मा, कि आप जो है सारे सारे दुनिया के लोग एक एक जगह हैं, है ना, आप भाई भाई हैं। लेकिन उसका एक थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। वो क्या हो जाता है कि दुनिया में कहीं भी अगर मुसलमान के गैर मुसलमान से लड़ाई है, और अगर मुसलमान वहां पिट रहा है, तो वो आपके लिए वो एम्पलीफाई हो जाता है, आपका विक्टिमहुड एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखें आज के टाइम में मुसलमानों को परेशान करने वाले में मुसलमान ज्यादा हैं। ठीक है, आज के टाइम में, ठीक है, इसराइल है जो जो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल द नंबर ऑफ थिएटर्स यू नो ऑब्जर्व करें, द नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर Muslims are being persecuted, it is overwhelmingly Muslim countries where Muslims are being persecuted more, right? Overwhelmingly. और वो एक
पूरा हम बोलते हैं एको चेम्बर्स, वो एक एको चेम्बर बना हुआ है। आपने एक एको चेम्बर बनाया हुआ है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, कि पूरी दुनिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रही है आप लोगों को फंसाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला साइकोसिस, साइकोसिस इज व्हेन यू आर नॉट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। आप एक असली दुनिया में रह ही नहीं रहे हैं, आप एक मन गढ़ंत दुनिया में रह रहे हैं, और उस दुनिया में आप में समझ है लेकिन फिर भी आप विश्वास करना चाहते हैं, आप यकीन करना चाहते हैं कि वाकई में पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। वो जी। वो अनफॉर्चुनेट साइकोसिस है, और वो कुछ हद तक जो है वो इस वजह से है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए, वो मुसलमान और गैर मुसलमान का झगड़ा हो गया। आपके लिए इजराइल और इंडिया जो है वो एक ही चीज हो गई, यहूदी और हिंदू एक हो गया, ठीक है। आपके लिए क्रिश्चियन यस। और हिंदू यहूदी वो एक हो गया, वो सारे के सारे आपके पीछे पड़े हुए, ठीक है। वो जो इस्लाम खतरे में, जो मुसलमान खतरे में, वो एक साइकोसिस है, ठीक है। आपका पैरानोया है जो आपको ये बता रहा है, ये नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं, इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आती है, ठीक है। हमारे यहाँ जो नक्सलाइट्स जो है, जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, या जो जिस तरीके से हम मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, जो हमारे कंट्री की कश्मीर में हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए, और हम शर्मिंदा हैं। लेकिन हम कम से कम असलियत में तो हैं, हम उसको देख तो रहे। आपके मुल्क में ये हो रहा है कि लोग एक बिल्कुल ही ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, जिसके अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसके अंदर मोदी ने लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। आपने अपनी जिम्मेदारी तो देखी नहीं। जी। गुप्ता जी, आपने जो बात की ना कि मुसलमानों में, मुसलमान मुल्कों में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है ना वो सूडान है, जहां पे 2003 में दारफोर में एक मैसेकर शुरू हुआ, जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे जो हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो जेनोसाइड कहते हैं। जी, लेकिन पाकिस्तान में और बाकी मुस्लिम कंट्रीज में किसी को पता भी नहीं, मीडिया ने कभी उसको हाईलाइट नहीं किया, और लोग आज भी जो है उनसे आप बात करें तो वो कहेंगे हैं ये क्या है। फिलिस्तीनियों को जान से मारने में नंबर 1 इजराइल है, नंबर 2 कौन है मालूम? जनरल जिया के ट्रूप्स, जो जॉर्डन में जनरल जिया लेड army, and they killed a number of Palestinians. That's the second largest number of Palestinians killed by an army, right? आप बात करते हैं मुसलमान और गैर मुसलमान के। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखिए, आपके कितने एंटी शिया वायलेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत नहीं है, इजराइल जो कर रहा है, शायद जो नाजियों ने जो किया, नाजियों के बाद सबसे ज्यादा शर्मनाक जो है वो इजराइल कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली, एंड आयरॉनिकली। और इंडिया में मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उनके खिलाफ वायलेंस की हिस्ट्री है, ठीक है। और मेरे को उसमें कोई शक नहीं है, मेरे को वो मालूम है, ठीक है। मेरे को मालूम है कि अमेरिका ने जो उन्होंने इन्वेड किया इराक को, वो गलत था, वहां कोई WMD नहीं थे, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन हो ये रहा है कि आपने सिलेक्टिवली देखा कि भाई इसकी गलती है। आपने ये नहीं देखा कि जो यमन में हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप आज इसराइल की बात करते हैं, इसराइल ने ब्लॉकेड लगा रखा है, ब्लॉकेड को इंप्लीमेंट किसने किया हुआ है? इजिप्ट में किया हुआ है, जो नहीं घुसने दे रहे। जो पड़ोसी मुल्क है वो, आप इसराइल के चारों तरफ मुसलमान पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, जो बैठे हुए दोस्ती करके बैठे हुए। तो आप बहरहाल हम एक इस मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर चीज को मुसलमान वर्सेस गैर मुसलमान देखने का कोई फायदा नहीं है। आप देखिए, हर इंसान, हर मुल्क की अपनी जिम्मेदारी है। इंडिया की हमारी जिम्मेदारी है कि हम कश्मीरियों को इंटीग्रेट करें, या जो भी उनको 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 परेशानी की गई है उनको परेशानी ना करी जाए। हमें डील करना है जो हमारे
हमारे यहाँ जो मुसलमानों को परेशान किया जाता है, या हमारे यहाँ जो और भी बहुत सारे जो तबके हैं जो उनको परेशान किया जाता है, वो हमें डील करना है, ठीक है। वो हमारी गलतियां हैं, वो गलतियां हमें डील करनी है, और हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं उसको। लेकिन पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा, जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनके जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो दहशतगर्दी भेज रही है, स्पॉन्सर कर रही है। जो ये लश्कर तैयबा है, जो आपके वो भी जैश ए मोहम्मद है, ये ग्रुप्स इंडिया में टेररिज्म करा रहे हैं, और उसको डील करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, दोनों साइड के लिए नहीं सॉल्व होने वाली है, ठीक है। और हमेशा ये होता है कि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया पे इल्जाम लगाता रहेगा, इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता रहेगा। ये विशेष सर्कल है। टेररिज्म कभी वन वे स्ट्रीट नहीं होता है, उसको मिलके बैठ के बात करके खत्म करना पड़ेगा, और रियलिटी को डील करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम को ये डील करना पड़ेगा कि वो टेररिज्म जो है वो स्पॉन्सर्ड है, और मोदी की वजह से लोग गुस्से में नहीं है। इसलिए नहीं कि हाँ बीजेपी मोदी उन लोगों ने उसको सिचुएशन का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए फायदा उठाया है, लेकिन वो मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि लोगों को पूछा गया कि आपका मजहब क्या है, और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। मेन मुद्दा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। आज से 11 महीने पहले भी जो रिलीजियस पिलग्रिम्स थे, उन लोगों को बस से उतार के 10 लोगों को गोली मारी गई थी, जिनमें बच्चे भी मौजूद थे। आप बोलते हैं कि इंडिया ने मिसाइल छोड़ी, और या एयरक्राफ्ट भेजा और उसमें बॉम्ब गिरा, और उसमें वो बच्चे के मैंने बहुत सारे फोटो देखे हैं फेसबुक पे। वो तो मिसाइल गिराई गई या बॉम्ब गिराया गया। कश्मीर में 10 लोगों को बस से उतार के, जिनमें बच्चे 4 थे, उनको गोली मारी गई, जबकि वो रिलीजियस पिलग्रिम थे। तो अगर आप ये इश्यूज उठाएंगे तो ये इश्यूज तो दोनों तरफ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया की गलतियां नहीं है, इंडिया की भी बहुत गलतियां हैं, लेकिन हमें सच्चाई बोलनी पड़ेगी। सच्चाई ये है कि ये जो इंडिया में गुस्सा है वो मोदी की वजह से नहीं है, वो टेररिज्म की वजह से। सच्चाई ये है कि ये फॉल्स फ्लैग नहीं है यार, कम ऑन। आप कैसे बोल सकते हैं फॉल्स फ्लैग है? जी गुप्ता जी, आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें की और सेल्फ क्रिटिकल बातें की। बहुत से लोग आपसे डिसएग्री भी करेंगे। अगर कोई साहब या साहबा अपोजिंग व्यू देना चाहें तो ही और शी इज वेलकम। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू शकील साहब।